हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे कोयला और पेट्रोलियम की। पहला जो चैप्टर था अपना वो था फसल से संबंधित, दूसरा सूक्ष्म जीव से संबंधित था और तीसरा यहाँ पर जो चैप्टर है वो है कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित। तो जो स्टूडेंट 8th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए तो ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी ही, साथ में ही जो स्टूडेंट रीट एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में एनसीईआरटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और एज इट इज़ आप लोगों को लाइन टू लाइन क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से पूरी बातें सुननी है और ध्यान से ही पूरा चैप्टर समझते हुए चलना है, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखना ही है, साथ में आप लोगों को लाइक वाइक भी करना है और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप चैनल पर जोड़ सकते हैं उतना जोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर, जिसमें बात की जाएगी कोयला और पेट्रोलियम की, ठीक है ना। मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन सारी चीज़ें समझाता हूँ, बताता हूँ, सारी चीज़ें ऐसे कैसे पढ़ाता हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ चीज़ें जैसे कि प्रकृति में क्या क्या है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से कागज़ बन जाते हैं, कागज़ से बहुत सारी चीज़ें बन जाती है ना। पर प्रकृति ने आप लोगों को कागज़ तो दे दिया, पर उसमें लिखने के लिए तो किसी न किसी ने, मानव ने ही प्रयास किया होगा, है ना। तो आप लोगों के पास बुक हो गई, है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रकृति ने लोहे वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को दे दी, ठीक है। पर एरोप्लेन तो ये तो आदमी ने ही बनाया होगा। तो कुछ प्रयास तो हमने किए हैं, कुछ प्रकृति ने मिलकर किए हैं। जैसे कि प्रकृति ने आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी दे दी, पेड़ पौधे, अब वो जल गए कर गए तो कोयला बन गया, तो कोयले से कुछ ना कुछ और चीज़ें, पेट्रोल जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो इनको या तो मनुष्य ने कुछ ना कुछ करा है और कुछ प्रकृति ने करा है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी चीज़ें मनुष्य से प्राप्त हुई है, मनुष्य के द्वारा की गई है, और बहुत सारी प्रकृति ने ऑलरेडी आप लोगों को दी है, ठीक है। चलिए क्रियाकलाप 3.1, हमने दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाई है, जिसमें एक तरफ तो प्राकृतिक है और एक तरफ मानव निर्मित है। इनमें आप लोग आराम से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे प्रकृति ने आपको दिया है, फल दिए हैं, फ्रूट दिए हैं। मानव निर्मित क्या किया है, मानव ने उसका जूस बना लिया, है ना। इस टाइप से प्रकृति ने क्या दिए क्या नहीं दिए, ये आप लोग, और मानव निर्मित जो है वो आप लोग आराम से लिख सकते हैं शांति से। अब देखो, क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा, खनिज सम्मिलित है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वही क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जो आप लोगों को प्रकृति द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अब दो बच्चे हैं, बूझो और पहेली, जो आपको पूरा चैप्टर समझाने वाले हैं क्वेश्चन कर करके। देखो, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण उपयोग कर सकते हैं। इनका कहना है कि क्या हम प्रकृति द्वारा दिए गई चीज़ों का लगातार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है आगे चैप्टर, देखो, क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जल के बारे में आप कक्षा जो है 7th में पढ़ चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप लोगों को क्लास 7th साइंस का जो है पूरा चैप्टर लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप लोग वीडियो आराम से देख सकते हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है, ठीक। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहले बात किसकी करी, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में भी क्या आता है, एक तो आता है, 2 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें एक तो होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। पहले बात करते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो कभी भी आदमी कितनी ही कोशिश कर ले वो समाप्त होने वाला नहीं है। वायु है, वायु आदमी कितनी ही कोशिश कर ले वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि प्रकृति में असीमित मात्रा में है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा जो है सीमित, आप सभी को पता है जो चीज़ समाप्त हो रही है वो एक सीमित लिमिटेड होती है, ठीक है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने वन देखे, जंगल देखे, अब जंगल में क्या है, आदमी क्या करता है,
वहाँ पे लकड़ियाँ काटने लग जाता है। तो जैसे जैसे लकड़ियाँ काटेगा तो एक दिन जंगल क्या है, कम हो जाएंगे, फिर कम होते होते वो ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होते होते वहाँ पर जो घास बची हुई है वो भी जो है जानवर चर चर के पूरा रेगिस्तान टाइप में एरिया बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये क्या है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण क्या क्या है? वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। आप लोग देख रहे होंगे कि पहले क्या होता था, वन्य जीव पर्याप्त मात्रा में थे, जैसे शेर आप लोगों को बहुत देखने को मिलता था, पर लगभग लगभग जो है खत्म, विलुप्त की कगार पर हो गए हैं। चीता पहले बहुत सारे दिखते थे, वो भी धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समाप्त होगी। ठीक है, आप लोगों ने कौवे देखे होंगे, अगर हम बात करें तो कौवे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, कभी गांव में एक आध देखने को मिलेंगे, वरना पहले तो भर भर के कौवे थे, भर भर के बहुत सारे पक्षी थे। ये सब क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो देखो, क्रियाकलाप 3.2, यह कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है, मतलब कि क्लास के जो भी सारे बच्चे हैं वो मिलकर करेंगे। कुछ पात्र आपको लेने हैं, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरने हैं। ठीक है ना, कुछ पात्र लेने हैं और उनको किस से बनना है, पॉपकॉर्न से, मूंगफली से, भुने हुए चने से और टॉफियों से। विद्यार्थियों के साथ के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2, 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में आपको बांट देना है। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के रूप में चित्रित कीजिए। ये उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। ठीक है ना, प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ता से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी ऐसा ही करना है और तीसरी पीढ़ी को भी ऐसा ही करना है। ठीक है, प्रत्येक पात्रों में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की जो तीसरी पीढ़ी है इसका उपभोग करने के लिए कहना है, जब कुछ बचा हुआ है तब। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला है या नहीं मिला है। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच रहा है। देखो, पहली पीढ़ी वाले आएंगे, भर भर के ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में वहाँ पर क्या है, चीज़ें उपलब्ध है। फिर दूसरी वाले आएंगे तो वो जो बचा हुआ है उसमें से ले जाएंगे। तीसरी वालों के लिए तो बच भी जाए, नहीं भी बचे, और तीसरे के बाद तो कुछ बचेगा भी नहीं। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिन्हित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जो आप लोगों की जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो सजीव प्राणी हैं उनके मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है। देखो, होता क्या था, पहले किसी टाइम पे बहुत लाखों सालों वर्षों पुराने टाइम पर जो पेड़ पौधे थे, पत्थर वत्थर थे, वो क्या हुआ, इंसान थे, वो सभी क्या हुआ, जल के, मतलब एक टाइम आया जो कि बहुत ज़्यादा तापमान हो गया था, तो सारी चीज़ें जल गई, वो ज़मीन में दबती गई। अब जैसे ही दूसरे मतलब पर्टिकुलरली चेंज आते गए तो वो सारी चीज़ें क्या बन गई, कोयले बन गई। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो मृत अवशेष है उसी से होता है, इन्हें कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन, जिन्हें हम जलाने में यूज लेते हैं। अब बात करते हैं कोयले की, फिर इसके बाद बात करेंगे पेट्रोलियम की। नॉर्मल सा चैप्टर है, समझ में आपके आराम से आ जाएगा। कोयला, आपने कोयला देखा होगा, क्या इसके बारे में सुना होगा? देखा नहीं है तो सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर होता है और काले रंग का होता है। अगर आपको देखना ही है तो मैं आपको बताता हूँ, एक लकड़ी जलाना, ठीक है, उसको जलाने के बाद आप लोगों को नॉर्मल सा जो है अवशेष के तौर पर रख देना है, उसको पूरा जलाना नहीं है, अर्ध जला हुआ, और उस पर पानी डाल देना है, वो कोयला होता है नॉर्मल। पर वो अच्छा खासा अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता है, वो एक नॉर्मल कोयला है। तो वो आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे देख सकते हैं। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है, ठीक है, ये देखो इस टाइप से होता है कोयला। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में से कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। पहले आपने देखा होगा छुक 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 ऐसी आवाज़ से गाड़ी चलती थी, तो वो इसी कारण चलती थी, कोयले से भाप बनता था और उससे इंजन, रेलगाड़ी का इंजन जो है अपनी ट्रेन को लेकर चलता था। ठीक, रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। उनका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है।
कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले की कहानी, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, कितना पुराना टाइम, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण यह वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका तापमान भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, ये सभी जानते हैं आप लोग, है ना। कोयले में मुख्यतः जो है कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं कार्बनीकरण। ठीक है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं कार्बनीकरण। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 3.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। चित्र 3.2 देखो, जिसमें कोयले की खान आपको देखने को मिल रही होगी। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन। ठीक है, तो उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कालतोर, कोयला गैस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोक की। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है। ठीक है, एक कठोर है, सरंध्र है, काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसके बाद है कोलतार। कोलतार आपने देखा होगा, एक गाढ़ा द्रव होता है जो रोड वोड बनाने में भी आपके काम आता था पहले, जब डामर के रोड बनते तब, है ना। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। चित्र 3.3 में दिख रहा होगा, ये देखो, दिखा। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितने, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में, जैसे संश्लेषित रंग हो गए, औषधि हो गई, विस्फोटक हो गए, सुगंध, प्लास्टिक पेंट हो गया, फोटोग्राफिक सामग्री होगी, छत निर्माण सामग्री होगी, आदि में होता है। आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग रेलवे की किसी भी क्वार्टर पर जाते हैं, मतलब जहाँ रेलवे के लोग रहते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट के, तो उन्हों की छतों पे अभी भी जो है ये कोलतार वाला जो है फर्श होता है, समझ रहे हो, ताकि चोए वोए नहीं, पानी वानी नीचे न जाए बारिश का, समझ रहे हो। रोचक तथ्य है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद जो है बिटुमिन का उपयोग किया जाता है, बिटुमिन। ठीक है, अब बात करेंगे कोयला गैस की। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 में, लंदन में तो 1810, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। ध्यान रखना, 1810 में लंदन में, 1820 में न्यूयॉर्क में कोयला गैस का जो उपयोग किया गया था वो रोशनी के लिए किया गया था पहली बार सड़कों पर। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए, कोयला हो गया। अब पेट्रोलियम पढ़ लेते हैं। दो ही चीज पढ़नी थी इस चैप्टर में। पेट्रोलियम, आप जानते हैं, एक बात आपसे क्लियर कह दूं, आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें कवर होगी। अच्छे से ही मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करो ताकि और भी स्टूडेंट चैनल से जुड़ सके। पेट्रोलियम, आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों, जैसे कि मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा, कार में, है ना, कारों में, स्कूटरों में, इनमें सभी में आपने देखा होगा कि पेट्रोल यूज़ किया जाता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों, ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। यह ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी कि चट्टान, ओलियम यानी तेल से हुई है। ठीक है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से क्या होता है, पेट्रोल निकलता है। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मरते हुए इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए।
लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चित्र 3.4 देखिए। तो पहले चित्र देखते हैं। ये रहा चित्र दिखा, जल है, तेल है, गैस है। सबसे नीचे परत है जल की, फिर गैस की, तेल की, फिर गैस की। यहाँ पर तेलाश्य चट्टाने हैं और प्रेक्ष चट्टाने भी यहाँ पर है। चित्र 3.4 अभी देखा, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारण को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल, तेल और गैस की परत है, जल की परत के ऊपर होते हैं। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, यह बात ध्यान रखना है। इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। तेल और जल कभी भी एक साथ नहीं बनती, इन दोनों की ध्यान रखना। 36 का आंकड़ा, 64 का आंकड़ा आप लोग मान सकते हैं। विश्व का पहला तेल का जो कुआं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। यहाँ से लाइन टू लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। ड्रिल का मतलब समझ गए ना, कैसे किया गया था? कुआं बनाते हैं जब क्या करते हैं, एक खड्डा सा ड्रिल टाइप में ही तो होता है ना, है ना वो। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। पहले तो कहाँ चला तेल का कुआं? कहाँ था? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में। और उसके 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुल नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई कोर्ट और गोदावरी और कृष्णा नदियों की बेसिन पर पाया जाता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, सभी ने देखा है। इसकी गंध अप्रिय होती है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी नहीं होती है, सूंघने लायक नहीं होती है। किसी का जी भी घबराने लग जाता है इसको सूंघते हुए, पर यह मानी जा सकती है कि ये अप्रिय है। यह विभिन्न संगठकों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों, प्रभागों, यहाँ पर देखो पेट्रोलियम परिरक्षण मशीनें आपको दिख रही होगी, है ना, को पृथक करने का प्रक्रम जो है परिरक्षण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिरक्षण में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग सारणी 3.1 में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनको पढ़ लेते हैं, ये बहुत काम के। देखो, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है। इसका उपयोग कहाँ होता है? जो आपके घर हैं, उद्योग हैं, उनमें ईंधन के रूप में गैस वेस चलाते हैं, उसी में, ठीक। पेट्रोल की बात करें तो मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल जो है स्टोव, लैंप, जेट वायुयान आदि में किया जाता है। पहले स्टोव चलते थे, आपको पता हो तो, केरोसिन का तेल जिसको कहते हैं, मिट्टी का तेल भी होता है। डीजल, भारी मोटर वाहनों, विद्युत जनित्रों के ईंधन में जो है डीजल का उपयोग होता है। स्नेक तेल जो है स्नेहन में क्या होता है। पैराफिन मोम की अगर हम बात करें तो मरहम में यूज किया जाता है, मोमबत्ती में, वेस्लिन में जो है आपकी पैराफिन मोम होती है। बिटुमिन, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि पेंट और सड़क निर्माण में इसका यूज होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे जैसे पॉलिएस्टर, नाइलॉन, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुलक वाला जो चैप्टर आएगा आपके आगे की क्लासों में तब पढ़ोगे। पॉलिएस्टर, है ना, नाइलॉन, एक्रिलीन आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यानी कि यूरिया के उत्पादन हेतु भी किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, ब्लैक जो है गोल्ड, इसको कहा जाता है किसको? पेट्रोलियम को, ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी भी इसको बोलते हैं के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पाद हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। यहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। अब ये आपको सारणी पढ़ी ली थी अपन ने, इसके बाद देखो, पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों, उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है।
भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस जो है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये बूजो नाम का बच्चा क्या कह रहा है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। फिर यहाँ पर जो पहेली कह रही है, नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बड़े स्केल पर काम होता है। ऐसा कुछ का मानना है बूजो और पहेली का। चलिए पढ़ते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है, कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मरते जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग सकता है। दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसका नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, लोगों की सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी है। ठीक है, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी पड़े गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिएगा। टायरों का दाब सही रखना है और गाड़ी को नियमित रख रखाव सुनिश्चित करनी है। तो इस प्रकार से ये बहुत आसान सा चैप्टर था, जो कि आप लोगों को इजी वे में सारी चीज़ें कवर होगी। इसमें जो प्रमुख शब्द यूज हुए हैं वो है कोयला, कोयला गैस, कोलतार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिरक्षण। अब आपने क्या सीखा, ये पूरे चैप्टर का सार होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो यही है। आपने क्या सीखा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के जो मृत अवशेष है उनका लाखों वर्षों पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। कोयला, गैस, कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिरक्षण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। अगर आपने ध्यान से पूरा चैप्टर समझा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, आराम से हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल सी बातें हैं, तो जरूर इनको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी कंपटीशन एग्जाम में यहीं से लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास 8th का विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 चैप्टर पहले अपलोड कर दिए, उनको भी जरूर देख लीजिएगा। क्लास 6 और 7th की वीडियो भी अपलोड है, वो भी देख सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।